न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। तो मैं एसएसआर आपको पढ़ाने जा रहा हूं एनएमआर का पार्ट 4। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो हमने पढ़ा था कि भाई सिलेक्शन रूल क्या होता है और एनएमआर एक्टिव और इनएक्टिव कंपाउंड सिलेक्ट कैसे होते हैं। तो उस सिलेक्शन रूल में कभी कभी कमियां आ जाती है शेप की वजह से, न्यूक्लियस की शेप की वजह से। कैसे? The shape of a nucleus is also depend upon the spin quantum number which is given by quantum chemistry। तो हम वहां पे देख पा रहे थे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था एक न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हमने आई से डिनोट किया था। तो उसी न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर से हमें शेप ऑफ न्यूक्लियस का भी पता लगता है, जहां कि हम यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं क्वाड्रिपल न्यूक्लियाई। तो क्वाड्रिपल न्यूक्लियाई की शेप कुछ ऐसी होती है, यानी कि वो परफेक्टली गोल नहीं होते। जैसे आपने इलिप्स का नाम सुना है, तो ये इलिप्स की शेप में होते। तो इस क्वाड्रिपल न्यूक्लियाई का सबसे बड़ा ड्रॉबैक एनएमआर में क्या आता है कि जब क्वाड्रिपल न्यूक्लियाइज होते हैं तो सिग्नल जो है डिस्टर्ब्ड आते हैं, क्लियर सिग्नल्स आते ही नहीं। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे डिस्टर्ब सिग्नल आते हैं, ठीक है, और शेप ऑफ न्यूक्लियस कैसे स्पिन क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, यानी न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर पे। तो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर को जैसा कि हमने आई से डिनोट करते थे, ठीक है, और जो आई है विच इज 1/2 एंड ग्रेटर देन 1/2। यदि आई जो है 1/2 हो अकॉर्डिंग टू द क्वांटम केमिस्ट्री, तो जो न्यूक्लियर की शेप होती है वो क्या होती है? स्फेरिकल होती है न्यूक्लियस की। और उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो, जो कि हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और नॉन क्वाड्रिपल न्यूक्लियाई होता है, क्वाड्रिपल न्यूक्लियाई जो कि परफेक्टली गोल नहीं होते, और जो परफेक्टली गोल होंगे विच इज नॉन क्वाड्रिपल न्यूक्लियाई। तो इसमें सिग्नल की जो इंटेंसिटी होती है या सिग्नल की जो क्लियरेंस होती है विच इज वेरी क्लियर। हमें क्लियरली पता लग जाता है कि एनएमआर सिग्नल्स को देख के हम एक्चुअली अंदाजा लगा पाते हैं उनके स्ट्रक्चर का, ठीक है। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा था कि एनएमआर का यूज होता है स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के लिए किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के। तो सिग्नल क्लियर आएंगे तो हम एक्यूरेटली पता लगा पाएंगे कि भाई कैसे कंपाउंड का स्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड क्या है। बट जब हमें जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हाफ से ज्यादा मिलती है, हाफ से ज्यादा मिलने पर हमें क्या, नॉन स्पेरिकल शेप, जैसा कि हम बता पा रहे हैं कि नॉन स्पेरिकल शेप है तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होगी ही नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगी, अलग अलग पार्ट में अलग अलग होगी। यानी कि वो यूनिफॉर्म, एक तो स्पेरिकल शेप नहीं है, स्पेरिकल शेप इज ए यूनिफॉर्म शेप। बट जब नॉन यूनिफॉर्म शेप हो गई तो मैग्नेटिक मूवमेंट विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, कोई ना कोई वैल्यू छोड़ेगा ही मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इसको हम क्या कहते थे? नॉन क्वाड्रिपल न्यूक्लियाई, क्योंकि वो क्वाड्रिपल, मतलब क्वाड्रिपल न्यूक्लियाई क्योंकि वो नॉन क्वाड्रिपल यानी राउंड नहीं होते। सिग्नल कैसे आते हैं? इसमें डिस्टर्ब आते हैं क्योंकि भाई न्यूक्लियस की शेप ही अलग है। अब आगे की तरफ चलते हैं। डिस्टर्ब सिग्नल्स क्या है? जब दो और दो से ज्यादा ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भाई क्या नाम है, हमें यह देखने को मिल रहा था H11 में और कार्बन के एक आइसोटॉप 613 में हमें यह चीज देखने को मिल रही थी कि भाई क्लियर सिग्नल्स आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ दो ही ट्रांजिशन पॉसिबल थे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन वहीं हमने नाइट्रोजन में देखा था, नाइट्रोजन 714 में हमने क्या देखा कि तीन ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं, कि एक तो क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एक तो या तो रोटेट ही नहीं करेगा। तो वैसे न्यूक्लियाई को हम नॉन क्वाड्रिपल न्यूक्लियाई का नाम देते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है विच इज क्वाड्रिपल, वो नॉन स्पेरिकल शेप का होता है। और नॉन स्पेरिकल शेप के न्यूक्लियाई किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंट होकर स्पिन कर सकते हैं। यही उनकी एक ड्रॉबैक है। हमने क्या क्या बोला था अभी कि जो स्पेरिकल शेप के न्यूक्लियाई होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं तो वो यूनिफॉर्म शेप के होते हैं, और पर्टिकुलरली जो सिग्नल्स आते हैं वो क्लियर आते हैं। लेकिन यहां पर हम देख पा रहे हैं विच इज नॉन स्पेरिकल न्यूक्लियाई। तो नाइट्रोजन 714 का जो न्यूक्लियाई है विच इज क्वाड्रिपल और नॉन स्पेरिकल न्यूक्लियाई। तो अब हम क्या करेंगे? तो उसके अंदर एक से ज्यादा ट्रांजिशन पॉसिबल है,
एक से ज्यादा ट्रांजिशन पॉसिबल है तो सिग्नल डिस्टर्ब आएंगे, हमारे जो पर्टिकुलर डिटर्मिनेशन है स्ट्रक्चर की कंपाउंड की वो एक्यूरेट नहीं हो पाएगी। जैसा कि हम यहां पर H11 के को एनएमआर को देख रहे हैं कि H11 का हमारे पास न्यूक्लियाई है, इसको पीएमआर भी कहते हैं, विच इज प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, क्योंकि H यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रोटॉन, विच इज क्योंकि हाइड्रोजन से ही तो प्रोटॉन का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए हम इसको प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस पीएमआर भी कह देते हैं। और इसके द्वारा जो सिग्नल्स आते हैं विच इज पीएमआर सिग्नल्स। तो यहां पर हमने दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई लिए जो कि अपोजिट स्पिन कर रहे हैं एक दूसरे से, यानी कि एक क्लॉकवाइज कर रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो जैसे ही यदि हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्रिएट हो जाता है। एनर्जी गैप क्रिएट हो जाता है यानी कि एक हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, एक लो एनर्जी स्टेट में चला जाता है। आगे देखेंगे कि कैसे हाई एनर्जी और लो एनर्जी स्टेट में जाता है, पर बेसिकली अभी हमें इतना याद रखना है कि कोई भी डीजनरेट का मतलब होता है कि जब सेम एनर्जी के दो न्यूक्लियाई को हमने जो कि अपोजिट स्पिन कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से, और यदि हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या हुआ कि उनके बीच में एनर्जी गैप क्रिएट हो गया। यहां पे डेल्टा ई जो है विच इज एनर्जी गैप। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, यहां पर हम ध्यान से देख पा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऐसे बढ़ रही है, वैसे वैसे इनके बीच का जो गैप है, एनर्जी गैप है, वो भी बढ़ रहा है, एनर्जी गैप बढ़ रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, हम एक रेडियो वेव के सोर्स से रेडियो वेव्स को फायर करते हैं जो कि जो लो एनर्जी के न्यूक्लियाई पर फायर की जाती है। तो जो लो एनर्जी का जो न्यूक्लियाई है वो क्या करता है, इस पर्टिकुलर रेडियो वेव को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जैसा कि हमने एनएमआर के बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, ये अपने स्पिन को चेंज कर लेता है। स्पिन चेंज करने के बाद ये एनर्जी गैप फिल आउट हो जाता है। तो चलिए फिर आगे पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का और क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं फर्स्ट केस में हमने देखा कि एनर्जी जो है न्यूक्लियाई की डीजनरेट होती है, सेम एनर्जी की होती है, ठीक है। सेम एनर्जी के न्यूक्लियाई को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो एक न्यूक्लियाई, क्योंकि अलग अलग स्पिन कर रहे हैं, तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी अलग अलग होती है। जैसा कि हमने पिछले पुराने वीडियोस में देखा, हम राइट हैंड थंब रूल को लगाते हैं और राइट हैंड थंब रूल से हमें क्या पता लगती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां हो रही है। और लेंस लॉ अगर लगाएंगे तो हम लेंस लॉ से यह पता कर पाते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स के साउथ पोल और नॉर्थ पोल कहां है। तो हम यहां देख पा रहे हैं कि एक न्यूक्लियाई क्या करेगा, एक न्यूक्लियाई जो है रिपेल होगा, एक न्यूक्लियाई अट्रैक्ट होगा। तो यहां पर हम एक चीज देखते हैं कि जो अट्रैक्शन होता है विच इज लैक ऑफ एनर्जी इज अ, ये क्या होता है, एनर्जी कम करता है। अट्रैक्शन क्या करता है, एनर्जी को कम करता है, जबकि रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है, किसी भी न्यूक्लियाई की हो या किसी भी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड सोर्स की हो। तो हम यहां देख पाएंगे कि जो रिपल्शन होगा, रिपल्शन से एक न्यूक्लियाई की एनर्जी बढ़ जाएगी और अट्रैक्शन से एक न्यूक्लियाई की एनर्जी घट जाएगी, जिससे क्या होगा, दोनों में एनर्जी गैप क्रिएट होगा। अब आया समझ में कि कैसे एनर्जी गैप क्रिएट होता है, क्योंकि रिपल्शन और अट्रैक्शन से हम देख पा रहे हैं कि एक न्यूक्लियाई रिपेल हो रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़ गई और एक न्यूक्लियाई अट्रैक्ट हो रहा है उसकी एनर्जी घट गई, तो दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्रिएट हुआ ना, पहले तो वो सेम एनर्जी के थे। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं, इफ द सिचुएशन बी इंसिडेंट द रेडियो वेव्स नो स्पिन ट्रांजिशन टेक प्लेस। यदि दोनों, अब एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखने की है कि यदि दोनों डीजनरेट कंडीशंस पे न्यूक्लियाई रोटेट कर रहे हैं, नो स्पिन कर रहे हैं, तो यदि हम उनमें से किसी भी एक न्यूक्लियाई पे यदि हम रेडियो वेव्स डालते हैं तो स्पिन नहीं चेंज होगा, स्पिन ट्रांजिशन नहीं होगा। जब उनके बीच में एनर्जी गैप का क्रिएशन जरूरी होता है एनएमआर के अंदर। तो ये चीज याद रखने वाली बात है कि हम नॉर्मल डीजनरेट कंडीशन पे यदि हम रेडियो वेव्स को फायर करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई पे तो उसकी स्पिन चेंज नहीं होगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में जाके जब हम देखते हैं कि एनर्जी गैप क्रिएट हो गया है दोनों न्यूक्लियाइज के बीच में, जब हम क्या करते हैं, रेडियो वेव्स को छोड़ते हैं, रेडियो वेव्स को फायर करते हैं पर्टिकुलर न्यूक्लियाई पे, तो वो उस चीज को उस टाइम पर एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी की जरूरत होगी जब तो वो एब्जॉर्ब करेगा। यहां तो डीजनरेट कंडीशन है जी, हमारे पास तो एनर्जी है खूब, यहां पर कोई जरूरत नहीं है, हम स्टेबल है। लेकिन जब एनर्जी गैप होगा जब तो
कोई चीज एब्जॉर्ब करेगी एनर्जी को? अब एक चीज बताइए, हमें भूख लगेगी जब भी तो खाना खाएंगे, हम पागल थोड़ी है 24 घंटे खाना खाते रहेंगे। नॉर्मल पेट भरा हुआ जब भी खाना खाएंगे? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है जी। यदि कोई एक्सेप्शन हो तो भाई वो बात अलग है, जैसे छोटा भीम लड्डू खाएगा, खाते रहेगा, टुनटुन मौसी की दुकान में छोड़ दो उसे, खाता ही रहेगा। तो चलिए फिर आते हैं टॉपिक पे। तो इफ वी प्लेस अ न्यूक्लियस इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यदि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी न्यूक्लियस को रखते हैं तो एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक न्यूक्लियस रिपेल होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट, क्योंकि टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसीलिए मैग्नेट से अट्रैक्ट रिपेल होता है। तो इफ वी डिस्कस अबाउट द एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियाई, तो एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियाई के बारे में डिस्कस करें तो हम मैंने पहले ही बता दिया कि एनर्जी जो है रिपेल होने पर इंक्रीज होती है और अट्रैक्ट होने पर डिक्रीज होती है। तो सो द एनर्जी गैप इज क्रिएटेड, दोनों न्यूक्लिया के बीच में एनर्जी गैप क्रिएट हो गया। तो यहां पर जो एनर्जी गैप है वो डिपेंड करता है एक चीज और पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। कि भाई जितना ज्यादा, हमने देखा था ग्राफ में, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था उतना ही ज्यादा एनर्जी गैप भी बढ़ रहा था। तो यहां पर जो एनर्जी गैप डेल्टा ई है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैसे मैंने 8 को टेढ़ा कर दिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन नहीं मिल रहा था इस कंप्यूटर में मेरे को, तो इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे 8 को उल्टा करा है। तो इससे आप समझ लीजिएगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा ई जो है बेसिकली वो एनर्जी गैप को दिखाता है, और बी नॉट जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एनर्जी गैप बढ़ेगा कब? जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड पे ही डिपेंडेंट है जो क्या है, एनर्जी गैप की वैल्यू है। सो थैंक यू सो मच। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम और भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक लॉजिक्स बिहाइंड एनएमआर को पढ़ेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।